हम लोगों ने इसके 3 पार्ट को पढ़ लिया था। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने जो है सबसे पहले वन के बारे में जाना था और उसके प्रकार के बारे में जाना था। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में, दूसरे भाग में हम लोगों ने वनों के ह्रास के कारण इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। ठीक है, और स्पेशली रूप से मैंने बताया था सबसे ज़्यादा जो है आपका वन का क्षेत्र कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में। और उसके बाद सुंदर वन का जो डेल्टा है, सुंदर वन जो पाया जाता है, मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल में। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। और उसके बाद जो है इस प्रकार से यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया आपका बिहार बोर्ड में, तो इसको आपको ध्यान रखना है स्पेशली रूप से बच्चों। और उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो है मैं आपको वहाँ पर बताया था कि वन संपदा के जो है मैंने वन विनाश के मुख्य कारक जो है इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबरिया में 1। तो यहाँ से आपको 5 पॉइंट में, इन 5 पॉइंट में से किसी 2 पॉइंट को आपको लिख लेना था वहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आते रहता है इस यहाँ पर। और उसके बाद एक बार क्वेश्चन पूछा था आपका 1948 में, जो है आपका 1948 में विश्व का कुल क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर जो है आपका वन संपदा क्षेत्र था, तो आपका वहाँ पर आंसर हो जाता 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली बच्चों वन्य जीवों के ह्रास के 3 प्रमुख कारण के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पिछले बार में यानी कि पार्ट 2 में हम लोगों ने वन्य ह्रास के बारे में, यानी कि वन जो जंगल होता है इसके ह्रास का कारण को जाना था, जब जो कि बोर्ड परीक्षा में आपका ऑलरेडी पूछा हुआ था। और यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारण। तो स्पेशली रूप से जो बच्चों आपका ये क्वेश्चन जो है आपका दो बार पूछा गया है। एक बार पूछा गया था आपका 2014 में और एक बार पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो वन्य जीवों के प्रमुख ह्रास के संबंधित 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी 4 प्रमुख कारण के बारे में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मैं आपको 3 स्पेशली बताऊँगा, फिर उसके बाद 2 आपको एक्स्ट्रा भी बता दूँगा, ताकि अगर आने वाले समय में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से आंसर कर देंगे। पहला है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण यानी भंग। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास मीन्स होता है रहने का, जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियाँ, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी आदि है। जनसंख्या में वृद्धि से औद्योगिक विकास, शहरीकरण, बड़े बांध या अन्य परियोजनाओं इनके आवास की अतिक्रमण कर रही है, यातायात के कारण भी। यानी कि क्या हो रहा है बच्चों, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि जो हो रही है, इसके कारण क्या हो रहा है आपका कि औद्योगिक का विकास हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, बड़े बांधों का निर्माण, अन्य परियोजनाएं जो चलाया जा रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, वन का ह्रास हो रहा है। और वन जो ह्रास होगा, वन यानी जंगलों का, तो वो उसमें क्या होता है बच्चों, आपका आवास होता है जानवरों का। जब आवास ही उजाड़ दिया जाए, किसी के घर को उजाड़ दिया जाएगा, तो वहाँ का रहने वाला आदमी जो है, वहाँ पर रहने वाला जो जीव जंतु है वो कैसे रह पाएगा। तो इस प्रकार से उसका क्या हो जाता है बच्चों, ह्रास हो जाता है, कमी हो जाता है। दूसरा है आपका प्रदूषण जनित समस्या, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होना, इससे कि क्या होता है बच्चों, जीव जंतुओं को रहने में घुटन सा महसूस होता है। बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें वन्य जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारक पराबैंगनी किरण यानी कि आपका अल्ट्रावायलेट रेज, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, ग्रह प्रभाव है। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण इनका क्या हुआ बच्चों, जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। यानी कि आपको याद रखना है स्पेशली रूप से प्रदूषण किस कारण से हो रहा है, पराबैंगनी किरणों के साथ अम्ल वर्षा, उसके बाद वायु, जल एवं मृदा में क्या होता है, स्पेशली रूप से जो प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है बच्चों, आपका जीव जंतुओं का प्रभावित हो रहा है, उसका जीवन चक्र जो है प्रभावित हो रहा है। तीसरा आपका प्रमुख कारण है आर्थिक लाभ हेतु शिकार। लोग क्या करते हैं, अपने आर्थिक लाभ के लिए क्या करते हैं बच्चों, जानवरों का शिकार कर लेते हैं, जानवरों को मारकर अपना पेट भरने के लिए, है ना, उसका मांस प्राप्त करने के लिए उनका क्या करते हैं, शिकार करते हैं। रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेढकों, पक्षियों का तो बहुत ज़्यादा ही शिकार करता है बच्चों, जंगली जानवरों, कछुआ, तोता, अन्य स्थानीय परिंदा होता है मतलब बच्चों चिड़िया, पक्षी, परिंदों का शिकार कर इन्हें बेचा जाता है। आप जब मार्केट में जाएंगे तो बहुत बार देखे होंगे पिंजरों में बंद ढेर प्रकार के चिड़िया रहते हैं, तो उसका क्या किया जाता है, शिकार करके उसको बेच लिया जाता है। इनकी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालाबाजारी होता है, यानी कि आपका चोरी छिपे इसको बेचा जाता है बच्चों। जिस प्रकार से आप लोग जानते होंगे जो कस्तूरी या इतर जो बनता है, ये स्पेशली रूप से जो है आपका हिरन को मार करके उससे प्राप्त किया जाता है, उसके सींग से प्राप्त किया जाता है। चीन मुख्य केंद्र है कालाबाजारी का। जो चीन जो देश है बच्चों, यहाँ पर कालाबाजारी बहुत ज़्यादा ही होती है, जीव जंतुओं के प्रति यहाँ पर क्या होता है, जीव जंतु के खिलाफ यहाँ पर जीव जंतु का शिकार किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका अगर 3 से ज़्यादा कारण पूछेगा बच्चों, तो आप लोग को तीसरे
दूसरे कारण अन्य कारणों में क्या देना, आपको चौथे कारण में देना है वनों में आग लगा देना। ठीक है, क्योंकि वनों में अगर ज़्यादा मात्रा में अगर क्या करेगा बच्चों, आग लगाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रस्थान करना पड़ेगा। और जैसे ही वहाँ से भागेगा तो उसको 100% है जल्दी उसको उस तरह का जहाँ पर उसका ऑलरेडी से मूल निवास था उस तरह का आवास स्थल नहीं मिल सकता है, उस तरह का जंगल झाड़ नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, मानव उसका फिर शिकार करने लगेगा। ठीक है, नोट में यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित जल जमाव वाले क्षेत्रों को वेटलैंड कहा जाता है, यानी निम्न तलीय। ठीक है बच्चों, निम्न तलीय जो होता है यानी कि निम्न से होता है बच्चों नीचे, निम्न तलीय जहाँ पर क्या होता है जल जमाव होता है उसको ही क्या कहा जाता है, वेटलैंड कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चौर, भागार या टाल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपका स्पेशल नोट पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेड डाटा बुक। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। रेड डाटा बुक क्या है, तो इनमें क्या होता है बच्चों, सामान्य प्रजातियों के जो विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। यानी कि रेड डाटा बुक यहाँ पर एक आंकड़ा होता है, इसमें क्या किया जाता है, सामान्य जो प्रजातियाँ होती है जो विलुप्त होने के जो कगार पर होती है तो उससे अवगत कराया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की चेतावनी देती है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। यानी कि स्पेशली रूप से क्या किया जाता है, वैसे जीव जंतुओं को ढूंढा जाता है जो क्या हो, संकटग्रस्त हो, यानी जो विलुप्त होने के, यानी कि जो दुनिया से जो है विश्व से गायब होने के कगार पर हो। जब उसका लिस्ट बनाया जाता है और उसका लिस्ट बनाकर फिर उसको बचाने, उसको संरक्षण से संबंधित क्या किया जाता है, कार्यक्रम प्रोग्राम को प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, यानी कि जो आपका इंटरनेशनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स जो है बच्चों, ये क्या करता है, ये संकटग्रस्त यानी कि प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक संस्थान है। यानी कि ये आपका क्या है, एक संस्थान है। ये क्या करेगा, इसको अब विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है, यानी इसको स्पेशली रूप से वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है। इस संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों के जातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया। यानी कि ये क्या किया, अलग अलग पौधों और प्राणियों के जातों को चिन्हित किया और उसका क्या किया, उसका अलग अलग समूह बनाया, उसका अलग अलग कैटेगरी बनाया। अब उसमें एक सबसे पहला बनाया सामान्य जातियाँ में किसको रखा, तो वैसे जातियों को यहाँ पर रखा बच्चों जिनकी संख्या क्या है, जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे आपका कोई भी पशु, साल, चीड़ आदि। तो ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि सामान्यतः जीवित रहने वाले मतलब कि जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। दूसरा है आपका संकटग्रस्त जातियाँ, यानी कि वैसी जातियाँ जिनकी लुप्त होने की खतरा क्या है बच्चों, आपका ज़्यादा है, वह संकटग्रस्त। वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने का खतरा ज़्यादा है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, गेंडा, ये सब किस पे आता है बच्चों, आपका संकटग्रस्त जातियों में। तीसरा आपका सुभेद जातियाँ, वे जातियाँ जिनकी संख्या क्या हो रही है, लगातार घट रही है, लगातार संख्या में कमी आ रही है, इसको बोलते, ये किस कैटेगरी में है, तो सुभेद जातियाँ, जैसे आपका नीली भेड़, एशियाई हाथी आदि। आपका घ है आपका दुर्लभ जातियों में वैसे आएगा बच्चों जिसकी संख्या क्या है, बहुत ही कम है, यानी कि लगभग ये विलुप्त होने के कगार पर है, तो इसको बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन जातियों की संख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। लुप्त जातियाँ, यानी वे जातियाँ जिनके रहने की आवासों की खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। यानी कि मान लीजिए जंगल में मान लीजिए कोई एक विशेष प्रकार का पक्षी रहता था, लेकिन जब उसके आवास स्थल को ढूंढा गया तो पता चला कि वो उसका आवास स्थल तो है लेकिन वो वहाँ पर नहीं पाया गया। तो इस प्रकार से पता चला कि वो जाति क्या हो गई है, विश्व से लुप्त हो गई है। वे जातियाँ जिनके रहने की आवास की खोज करने पर क्या हो गई, अनुपस्थित पाई गई, यानी कि वहाँ पर मौजूद नहीं पाया गया। ठीक है, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या किया, वन्य जो प्राणी होते हैं उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया, संरक्षित क्षेत्र किया गया स्पेशली रूप से, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य जैव मंडल सम्मिलित है। तो सबसे पहला है आपका राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि आपका नेशनल पार्क। ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थिति को तैयार करना है। यानी कि क्या,
प्राकृतिक आवास में क्या होना, वृद्धि करना और प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना, यानी कि किस परिस्थिति में वो प्रजनन कर पाए अच्छी तरह से। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप क्या है आपका वर्जित है, जैसे कृषि कार्य, वन उत्पादों को एकत्र करना, पशुचारण, निर्माण कार्य, इस सबको क्या कर दिया है बच्चों, आपका बैन कर दिया है। जैसे किसी भी चिड़ियाघर में जाइएगा तो वहाँ तो न तो किसी प्रकार का कृषि कार्य करने देगा, न तो वनों का उत्पादन करने देगा, न तो पशुचारण करने देगा, और न ही वहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने देगा। ठीक है, हमारे देश में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखना है। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या टोटल कितनी है आपका 85 है, यानी कि आपका 85 है। ठीक है, ध्यान रहेगा, आपको अच्छी तरह से इसको याद रख लेना है। विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य क्षेत्र, यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यह निजी संपत्ति हो सकती है। इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पाद को एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि सीमित छूट होती है, यानी कि एक सीमित छूट होती है, एक नियत मात्रा में आप वहाँ पर अपना कार्य कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं, वनों का उत्पादन कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं। भारत में इनकी संख्या टोटल कितना है, अभ्यारण्यों की संख्या 448, 448 याद रखना है आपको। ठीक है, याद रहेगा आपको 448। अगला है आपका जैव मंडल। जैव मंडल क्या है बच्चों आपका, यह वह क्षेत्र हैं जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम क्या किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं। भारत में टोटल इनकी संख्या कितनी है, तो भारत में इसकी संख्या आपका 14 है। जैव मंडल क्षेत्रों की संख्या भारत में कितनी है, 14 है। उसके बाद अभ्यारण्यों की संख्या 485 है, 448 है, और उसके बाद जो है आपका राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 85 यानी कि 85 है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो आपको इंपॉर्टेंट रूप से मैं यहाँ इस सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, तो एक बार क्वेश्चन था आपका 2022 में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ध्यान रहेगा आपको, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका आपका सही क्या हो जाएगा बच्चों, आपको याद रखना है उत्तराखंड में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक नंदा देवी एक पर्वत भी है बच्चों उत्तराखंड में, के याद रख लेना, यह भारत का है उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों 2022 में, गिरी जो है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, तो गिरी जो राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ये आपका है गुजरात में। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया है बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो है और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भारत का जो है कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है, शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए, या फिर हाथी के लिए। तो स्पेशली रूप से जो है बच्चों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका जो है स्पेशली रूप से वो बाघ के लिए फेमस है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपका इस सेक्शन से पूछा गया है, आपका राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित और अभ्यारण्य से संबंधित। तो आपको अच्छी तरह से ये सब याद रखना है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कुछ अन्य उपाय, यानी कि कुछ अन्य उपाय भी किया गया है, जैसे स्पेशली रूप से प्रजनन केंद्र। कई प्रजातियां की प्रजनन दर कम होने के कारण वे संकटग्रस्त सूची में शामिल है, इसलिए जीवों के लिए प्रजनन केंद्र सुविधा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश स्पेशली रूप से आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में घड़ियालों की संख्या में भारी कमी आई है, इसके संरक्षण के लिए मुरैना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना आपको, मुरैना मध्य प्रदेश में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर, मुरैना में। अगला है शिकार पर रोक। इसके लिए क्या अन्य उपाय क्या किया गया है कि शिकार पर रोक लगा दिया गया है। वन्य प्राणियों के कमी का प्रमुख कारण इनका शिकार है, यद्यपि फंसाना, शिकार करना, व्यापार करना कानूनी रूप से वर्जित कर दिया गया है। ठीक है, किंतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कालाबाजारी हो रही है। इनको रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। ठीक है, स्पेशली रूप से फिर अन्य उपाय जो है बच्चों, बाघ परियोजना यहाँ पर आपको अपनाया गया है ताकि बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो सके। तो बाघ परियोजना जो है प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो स्पेशली रूप से इसकी शुरुआत जो हुई है 1973 में हुई है। बाघों की संख्या में 1985 में 4002 थी, जो बढ़कर 1989 में कितना हो गया था, 4334 हो गया है। भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर फैले हुए वन पर कितना है, 27 आपका टोटल बाघ है, बाघ रिजर्व है। तो कितना टोटल आपका बाघ रिजर्व है भारत में, तो 27 यानी कि आपका 27। ठीक है, उसके बाद जो है आपका अन्य है
चिपको आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है बच्चों चिपको आंदोलन। यह क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है आपका, एक बार पूछा गया था 2015 में और एक बार पूछा गया था 2018 में। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए कब कब पूछा गया है, ताकि आपको ध्यान लगेगा, क्योंकि 2-3 साल से नहीं पूछा गया है, हो सकता है कि आपका क्वेश्चन यह आ जाए। ये उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में आंदोलन शुरू हुआ था। यानी कि ये जो आपका आंदोलन चलाया गया, स्पेशली रूप से आपको इस आदमी को याद रखना है, सुंदर लाल बहुगुणा। किसको याद रखना है बच्चों आपको? सुंदर लाल बहुगुणा को। इन्होंने क्या किया था? उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में ये आपका आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन। कब? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में स्थानीय लोग ठेकेदारों के द्वारा पेड़ को काटता देख उसे बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने अपने आगोश में या बाहू में पेड़ को लेकर रक्षा करते थे, यानी वह दोनों हाथों को फैलाकर पेड़ से चिपक जाते थे। इसे ही क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन। यानी कि बच्चों कोई भी अगर मालिक जो है पेड़ को काटने के लिए आता था, तो यहाँ पर क्या करता था बच्चों, इसके संबंध यानी कि नेतृत्व में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वहाँ के अनपढ़ लोगों ने क्या किया, ये पेड़ को नहीं काटने देने के लिए क्या किया, इस पेड़ से चिपक जाता था बच्चों, इस पेड़ से जो है चिपक जाता था, ताकि पेड़ को वो मालिक जो है काट न सके। नोट में है, महात्मा बुद्ध ने 487 ईस्वी पूर्व में कहा था, पेड़ एक विशेष समिति दयालु और उदयपुरी जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दीनशीलतापूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले पर भी छाया प्रदान करता है। देखिए बच्चों कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पर आपका महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपका हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 487 ईसा पूर्व में इन्होंने ये बात कही थी। क्या कहा था बच्चों? पेड़ के बारे में बहुत ही अच्छा सा बात कहा था। और क्या कहा था कि इस पर जो है पेड़ पर जो कुल्हाड़ी चलाने वाले होते हैं, उसको भी जो है पेड़ जो है छाया प्रदान करता है। ठीक है, तो आज का ये सारा चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सब मैंने बता दिया आपका। वन्य जीवों के संरक्षण के उपायों के बारे में जानने अच्छा तरह से याद रख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है इसका जो है किस प्रकार से वन्य जीवों के ह्रास को रोका जा सकता है, इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद, धन्यवाद।